When I started the revision session, I told you that from your second book, you may be having the questions which would be based on the theme of the chapter, or it might be giving you some message, or you might be asked to interpret the characters that are present in that particular story. So now we are starting with the chapter that is necklace. And necklace का जो theme है वो है सेल्फ कंटेंटमेंट, यानी वन मस्ट बी हैप्पी विथ व्हाट दे हैव। नो डाउट आप में से कई बच्चे ऐसा पूछ सकते हैं कि मैम क्या आज की डेट पर सेल्फ कंटेंटमेंट राइट है? यस, आप दूसरों के कंधे पर गोली रखकर नहीं चला सकते हो। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग इट शुड बी अचीव्ड ऑन योर ओन, एंड अदरवाइज वी मस्ट बी कंटेंटेड कि हमारे पास जो है वी मस्ट ट्राई टू गेट द बेस्ट। हम कहते हैं अपने उसमें लैंग्वेज में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। एंड द मैसेज दैट दिस चैप्टर गिव्स अस, हमेशा थीम और मैसेज आपका इंटर रिलेटेड होता है। तो ये जो झूठी शान होती है ना, हम सोचते हैं शो ऑफ, someone is going to love me because I am beautiful, someone is going to respect me because I have money, ये जो झूठी प्राइड होता है that can lead to destruction. So that is why the chapter has the theme that one must be self contented. Up we come to the chapter, the summary. I know all of you have the flare idea about the chapter. It is very easy. The chapter is about लॉयजल्स जो कि पेरिस में रहते हैं, एंड जो हस्बैंड है मिस्टर लॉयजल, ही इज अ क्लर्क who works with the Ministry of Education. किसी मिनिस्ट्री में वो काम करता है. He has a meager salary, but he tries to keep his wife happy. On the another side, we have Matilda Loisel, the wife of Mr. Loisel, who is very pretty, who is always in agony, जो बहुत दुखी रहती है, गुस्से में रहती है, who is full of pride, जो झूठी शान में विश्वास रखती है, who believes that she has been born to enjoy the riches of life. She is born in a humble family and she is married to humble family. जहां उसका हस्बैंड छोटी छोटी चीजों में खुशियां देखता है, मतिल्दा हमेशा दुखी रहती है. उसको समझ नहीं आता कि उसका हस्बैंड इतना खुश कैसे रह सकता है. She doesn't understand. She wants she should have a lavish life just like a prince. Now, one day, her husband brings an invitation. ये जो invitation है, that was given only to few persons. That is about a ball party. Ball party आपका होता है dance party. That is a couple dance party. And it is not, many people were not invited. But Mr. Loisel was very, very happy because he was one among the invitees. उसको लगा उसकी वाइफ को तो ऐसे अच्छी अच्छी पार्टीज में जाना वगैरह बहुत पसंद है, तो शी वुड बी वेरी हैप्पी. सो ही गिव्स दैट इनविटेशन, बट इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी शी इज इन फैक्ट एंगर्ड. वो गुस्से से लाल हो जाती है. शी थ्रोज अवे दैट इनविटेशन और कहती है कि इस इनविटेशन को किसी ऐसे इंसान को दो जो इसमें जा सकता है. नाउ मिस्टर लॉयजल डजंट अंडरस्टैंड
कि उसकी वाइफ को तो ये सब चीजें बहुत पसंद थी, तो देन व्हाई शी इज एंगर्ड। वो कहता तुम्हें तो बहुत पसंद था, तो देन व्हाई डोंट यू वांट टू गो। तो शी गिव्स एन मतलब की एक्सक्यूज दैट शी डजंट हैव प्रॉपर क्लोथ्स टू वियर फॉर दिस पार्टी। वहां अमीर अमीर लोग आएंगे और उसके पास तो कपड़े ही नहीं थे। तो उसके जो हस्बैंड होते हैं, दो ही ट्राइज टू कन्विंस कि जो आपके पास है वो पहन लो, बट वो शी इज नॉट रेडी। अल्टीमेटली ही इज ऑल्सो ही वॉन्ट्स हिज वाइफ टू गो टू दैट पार्टी। वो चाहता है कि उसकी वाइफ उस पार्टी में जाए। सो देयरफॉर he sacrifices the money which he had actually saved for buying some fish net। अपने फ्रेंड्स के साथ जो है उसे फिशिंग पे जाने के लिए उसने कुछ फिश नेट वगैरह खरीदने का सोचा हुआ था। तो वो सोचता है कि मैं वो पैसा जो है उसको दे देता हूँ। उसे पूछता है तुम्हारी ये मतलब की जो ड्रेस है वो कितने में आएगी। और शी गिव्स अ बजट। कहता है ठीक है। वो अपना जो वो पैसा होता बिना सोचे समझे he just gives that money to his wife so that she buys a dress। अब उसको बड़ा अच्छा लग रहा होता कि मेरी वाइफ जो है she would be coming। लेकिन जैसे जैसे ड्रेस बनकर तैयार होने का टाइम आता है, जैसे जैसे वो बॉल डेट पास में आती है, मातिल्दा फिर से दुखी हो जाती है। अब उसके हस्बैंड पूछता है कि अब क्या हुआ, वाई यू आर एनॉयड। तो वो कहती है कि ये जो पार्टी है ना मेरे को नहीं जाना, क्योंकि आई डोंट हैव एक्सेसरीज टू वियर। तो उसके हस्बैंड उसको कहते हैं कि यू कैन डेफिनेटली वियर सम, मतलब आजकल तो अच्छा अच्छा मौसम है, तो यू कैन यूज सम फ्लावर्स, फ्रेश फ्लावर्स तुम यूज कर सकते हो। बट शी इज एडमेंट। वो कहती है नो, वहां आई विल बी बिकमिंग द लाफिंग स्टॉक। मैं वहां सबका मजाक बन जाऊंगी, बिकॉज एवरी वन विल बी वियरिंग रूबी and the diamonds and all, but I'll be wearing only the flowers, so I don't want to become a laughing stock. It is better I don't go to this party again। वो जो है उसको ब्लैकमेल करती है that I'll not go to this party। अब वो because he is very particular कि वो उसकी वाइफ उसमें जाए, तो वो फिर से मतलब कि कुछ तरीका ढूंढता है। And then he advises her that why don't you take some jewels from one of your rich friend। मातिल्दा अपने फ्रेंड्स को विजिट करना पसंद नहीं करती है। इनफैक्ट whenever she goes to visit her friend, she is always annoyed, she is always angered। उनके वेल्थ को देखकर उसे हमेशा गुस्सा आता है। तो वो जब बोलती है तो उसको भी वो आइडिया अच्छा लगता है। वो कहती है हाँ चलो मैं अपने फ्रेंड के घर चली जाती हूँ, उसे ले आती हूँ। And she has a friend who is very kind, who is ready to help her, मैडम फॉरेस्टियर। वो उसके पास जाती है। नाउ मैडम फॉरेस्टियर जो है शी गिव्स ऑल हर बॉक्सेस। वो कहती है तुम इसमें से ले लो। नाउ मातिल्दा इज सो इनोसेंट एंड शी डजंट इवन अंडरस्टैंड कि कोई भी अपना गोल्ड का ज्वेलरी निकाल के तुम्हें नहीं देगा, तुम्हारा कितना भी अच्छा फ्रेंड क्यों ना हो। When we are lending, हाँ नो डाउट, मैं मेरी सिस्टर और मैं हम दोनों अपने गोल्ड ज्वेलरी को कभी कभी, बिकॉज आई एम वेरी वेरी पुअर इन गोल्ड ज्वेलरी, है मेरे पास में, बट आई एम नॉट आई डोंट लाइक टू वियर। मतलब मैंने बहुत कम रखा हुआ है। और मम्मी तो बिल्कुल भी नहीं पहनती है, तो कभी उन्हें कहीं किसी शादी में जाना होता है ना, तो वो मेरी ज्वेलरी उठा के लेकर चलेंगे कि हम अपना चेन दे दे। सेम विथ माई सिस्टर, मतलब उसके पास है, मतलब शी हैज केप्ट सम ऑफ द ज्वेल्स। मैं तो दैट ओनली कैन बी विद इन द फैमिली, वी कैन नॉट गो बियॉन्ड। मैं मेरी कोई फ्रेंड से मैं उम्मीद करूँ कि वो मुझे अपना गोल्ड दे भी सकती है, बट इट इज नॉट कि वो मुझे मेरे सामने ट्रेजर को खोल के रख देगी। तो मातिल्दा डजंट अंडरस्टैंड दिस। वो देखती है ऑल द जूल्स आर वेरी ब्यूटिफुल, फिर लेकिन शी इज नॉट सेटिस्फाइड। तो शी आस्क कुछ और नहीं है। मैडम फॉरेस्टर उसको एक और ब्लैक बॉक्स देती है जिसमें एकदम स्टडेड डायमंड्स होते हैं, वेरी प्रेटी। इमीडिएटली Matilda likes that and she asks, can I take this? ले जाओ।
without even trying to find out the facts whether what are they, how to, मतलब कुछ नहीं है, वो उठा के लेकर आ जाती। ये मैं जो ये सब चीजें बता रही हूँ ना बेटा, दिस इज बिकॉज आई बी टेलिंग दिस इन द एंड ऑफ कि इसमें से क्वेश्चन क्या आता है। तो नाउ मातिल्डा जब आती है तो शी इज वेरी हैप्पी, she has got a pretty dress, she has got the accessories, she is very pretty, and on the day of the ball she is the center of attraction. Everyone wanted to dance with her. She enjoyed the party thoroughly. Though it was time for people to sleep, उसके जो उनके जो husbands वगैरह थे, they were so tired, but the ladies were enjoying. Around मतलब कि मॉर्निंग से पहले जो है दे ऑल वेंट। अब हस्बैंड जो था उसके पास छोटा सा शॉल था, बट शी डजंट इवन वांट टू शो दैट शी डजंट बिलोंग टू अ रिच, क्योंकि उसको लगता है बाकी लोगों के पास तो वो फर वाले शॉल्स हैं। तो वो जल्दी जल्दी जो है वहां से बाहर निकल के आ जाती है। एंड इन मतलब उस टाइम में रात को नॉर्मली ठंड के मौसम में यू डोंट गेट any carriage, so they don't find any carriage for some time. Ultimately रात को जो चलाओ होते हैं वो उसको मिल जाते हैं, both of them come back to home. She is very happy, very contented. She wants to look into the mirror once again, but when she looks into the mirror she finds that the necklace is misplaced. उस नेकलेस के साथ उसका पीस ऑफ माइंड चला जाता है, बिकॉज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच पॉन्डर्स हर इज हाउ टू रिटर्न इट बैक टू मैडम फॉरेस्टर। खुद का होता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। सो यही बार बार थीम है कि यू शुड बी कंटेंटेड विथ व्हाट यू आर। अब वो और उसके हस्बैंड दे ट्राई टू फाइंड आउट, दे इवन ट्राई टू ट्रेस आउट दैट कैरेज, दे फाइल एन FIR पेपर के अंदर भी दे देते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू फाइंड आउट। ऑन द अदर हैंड शी हैज टू रिटर्न इट बैक। तो उसका हस्बैंड उसको कहता है कि जस्ट राइट अ लेटर फॉर मैडम एंड टेल दैट इट हैज, उसका हुक निकल गया तो शी नीड्स टू मेंड इट। वो भी जो है विदाउट थिंकिंग वो लेटर लिखकर भेज देती। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू फाइंड सिमिलर नेकलेस। दे गो टू द शॉप्स, उनको वहां पर शॉप में तकरीबन सेम नेकलेस मिल जाता है। तो जब उनको वो मिल जाता है तो कॉस्ट जो होता है वो दैट इज बियॉन्ड देयर लिमिट्स। उसके हस्बैंड के पास ना तो इतना पैसा है, बट ऑन द अदर हैंड दुकान वाला कहता है कि ही वुड 40 फ्रैंक, कुछ उसका होता 40,000 फ्रैंक्स का, वो कहता है मैं तुम्हारे लिए कम कर दूंगा। उसके पास उसके फादर के पुराने मकान के कुछ पैसे, then his savings, then he takes loan from each and every source he can, and ultimately he buys that necklace and she goes and returns back to mom. ना फॉरेस्टर थोड़ी नाराज होती है, वो कहती है कि इन केस मुझे इसकी जरूरत पड़ती, यू शुड हैव रिटर्न इट ऑन टाइम, एंड विदाउट सीइंग द ओरिजिनल नेकलेस वो उसे अंदर रख देती है। अब इसके साथ मैम फॉरेस्टर का जो कर्जा था वो तो खत्म हो गया, लेकिन नाउ दे आर इन द डेट ट्रैप। नाउ दे हैव टू कम डाउन टू द अर्थ, जहां वो पहले एंजॉय करती थी, कीपिंग अ मेड सर्वेंट, एंजॉइंग द लाइफ, नाउ शी हैड टू रिमूव एवरीथिंग, दे हैड टू कम टू अ हम्बल बैकग्राउंड, और नीचे मतलब कि कमरों उसमें आना पड़ा। नाउ शी वॉज लाइक एन एनी ऑर्डिनरी वुमेन, जो पानी भी उठाती है, सब्जी भी खरीदती है, जो नेगोशिएट भी करती है। शी हैज बिकम लाइक दैट। नाउ शी इज फेसिंग द रियल हार्डशिप ऑफ लाइफ। अब ये सब होने के बाद she understands what is life. On the other hand, the husband starts working in different areas जिससे उसको डबल पैसा मिले, and thus for 10 precious years they live in such a hardship that time से पहले they become old, वो टाइम से पहले ओल्ड हो जाते हैं।
Now she is not the beautiful Matilda, but she is an ordinary woman with the wrinkles, with her hands हो मतलब कि एकदम harsh, but she has learned the art of living. One day after 10 years, and sometimes she used to think अगर उस रात वो खोया नहीं होता तो sometimes she would be uh, she would have a nostalgic feeling उस रात को याद करते हुए, the enjoyment and all. After 10 years, when they are almost off the depths, one day she is in the park where she finds Ma'am Forrester with a child. Ma'am Forrester is still the same. ये जाकर खुद को इंट्रोड्यूस करती है. Ma'am Forrester isn't able to recognize her because she is not the old Matilda who used to be so graceful. But जब वो उसे पूछती है तो मातिल्डा थोड़ी सी रूड हो जाती है. And she blames Forrester for her ruin. वो कहती तुम्हारी वजह से मैं ruin हुई. Instead of she should have been thankful, but she is blaming her. वो उसे कहती है कि वो जो तुमने नेकलेस मुझे दिया था. Then she narrates the story that how it was lost, how they had replaced it, and that was the cause of her ruin. Ma'am Forrester is surprised. She is shocked. Reason? वो उसे कहती है कि वो जो तुमने मुझे मतलब कि वापस किया, that was an original one. Whereas जो मैंने तुमको दिया था, that was a duplicate diamond. That did not even cost 500 francs. So the chapter, the story ends with the message that false pride leads to destruction. अगर उसने उस दिन दो चीजें जब लेते हैं तभी बेटा वो उसे पूछती कि भाई ये कौन सा डायमंड है, क्या है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती. सेकेंडली, व्हेन शी वॉज रिटर्निंग बैक, उससे पहले व्हेन शी हैड लॉस्ट दैट, अगर उसने उस वक्त में बताया होता तो शायद उसको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती. हो सा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, फॉरेस्टर अपना मतलब कि इससे जो है झगड़ा करती, फ्रेंडशिप खत्म करती, but at least she would have come to know that that was not an original diamond. But जो false ego, false pride, show off, that had ruined their life. So now we have the character sketch of Mr. Loisel, Madam Loisel, and Madam Forrester. अगर हम उसके हस्बैंड का कैरेक्टर लेते हैं तो वी कैन से दैट ही वॉज अ हम्बल, काइंड, caring, and foolish man. He was humble because he never complained. He was self-satisfied. He was very kind and caring. वो चाहता था कि उसके वाइफ को हर वो खुशी मिले. His wife gets all the happiness of his life. But he was foolish because why? आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, if Mr. Loisel had been strict, then would the story had turned into something else? Yes. अगर वो थोड़ा स्टर्न होता, वो कहता कि भाई देखो जो है उसे ही पहनना, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग, आना है तो आओ, नहीं आना है मत आओ, तो मे बी विद दिस स्टर्न बिहेवियर मैम लॉयजल माइट हैव बीन स्केयर्ड एंड वो कर सकती थी. बट बिकॉज ही लव्ड हिज वाइफ मैडली, सो ही वॉज फुलिश. वंस पहले जब उसने बोला तो उसने उसको बोला जाके अपनी फ्रेंड से ले लो, एंड सेकेंड टाइम ही इवन एडवाइस कि तुम उसको बोलो कि वी विल रिटर्न बैक. ही शुड हैव बीन
ही शुड हैव एक्टेड मोर वाइसली. उसको अपनी वाइफ को बोलना चाहिए, गो एंड फेस द ट्रुथ. नाउ मैडम लॉयसल, a pretty lady full of pride, egoistic, very pretentious. मतलब you can use these adjectives to define Madam Loisel. अगर आपको लिखने को आता है, write the character sketch. या मतलब if you feel that the question is pertaining to character sketch, you should describe that Matilda Loisel was a pretty woman who was born into the family of clerk and also married a clerk. But she was full of pride, pretentious and an egoistic lady. फिर थर्ड लाइन में आपका स्टार्ट होगा, आप उसको फुल ऑफ प्राइड क्यों बोल रहे हो, आप उसको इगोइस्टिक क्यों बोल रहे हो, आप उसको प्रिटेंशियस क्यों बोल रहे हो. ये तीनों आपके आएंगे. मैंने आपको उस दिन भी सिखाया था हाउ यू हैव टू राइट. सी, इफ यू आर राइटिंग, you will be writing Matilda Loisel, the protagonist of the story. आपको ऐसे ही लिखना है जैसा मैं लिखवा, मतलब मैं आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू. This should be the beginning. Matilda Loisel, the protagonist of the story The Necklace, was a pretty woman who was born in the family of clerks and also married to a clerk. फिर उसके कैरेक्टर को हम डिफाइन कर रहे हैं. शी वॉज फुल ऑफ प्राइड, इगोइस्टिक एंड प्रिटेंशियस. अब ये जो तीन हमने लिखा है, फुल ऑफ प्राइड, इगोइस्टिक एंड प्रिटेंशियस, इसको हमने आगे एक्सप्लेन करना है. दैट शी had the pride that she was extremely beautiful. She thought that she was born in a wrong family and that she should enjoy the life of riches. ये हमने उसके मतलब कि इगोइस्टिक और उसको कर दिया है. She was very pretentious. क्यों? Because she believed in wearing, she believed in decorating herself with gold, silver, diamonds and rubies. She did not, अब ये जो egoistic है इसमें आप ये भी लिखोगे, she did not like to visit her rich friends because that hurt her ego. बस ये आपका जो है उसका कैरेक्टर स्केच आ जाएगा. मतलब ये आपको चैप्टर से लिखना है. That is how you will be writing the character sketch. The next is Forestier. जो मैडम फॉरेस्टियर थी, she was a kind, friendly woman and careless. हमने
3 एडजेक्टिव देना है, एक है काइंड, एक है फ्रेंडली और दूसरा है केयरलेस। अब वो काइंड और फ्रेंडली क्यों थी? बिकॉज शी नेवर ट्रीटेड Matilda on the background of her status. She welcomed her to her house. इससे पता लगता है कि वो एक फ्रेंडली औरत थी। When Matilda requested her to lend some jewels, she immediately accepted the offer and gave her the number of jewels that she had. ये दिखाता है that she was very kind. Yet we can say that she was a careless woman. क्यों? अब इसको भी आपको बताना है. Because when Matilda returned back the necklace, she did not even open the box to find out whether the necklace was right or not. मतलब जैसे इसने बोला था कि उसकी हुक निकल गई तो वो कम से कम चेक कर सकती थी. तो आपको जो है कभी भी किसी भी कैरेक्टर को करना होगा तो यू हैव टू जस्ट गिव सम एडजेक्टिव टू दैट पर्सन एंड उसको चैप्टर से रिलेट कर. सो दिस इज व्हाट वी कॉल द चैप्टर द नेकलेस. द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. Many students have told me that they feel wrong, मतलब कि इससे उनको जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट आई डोंट नो व्हाई. थीम, मैसेज एंड कैरेक्टर्स. Now, making of scientist. The theme is curiosity. You know, according to psychology, मतलब हम लोग जब छोटे, मतलब हमने जब साइकोलॉजी पढ़ी थी तो हमें बताते थे कि अगर कोई बच्चा बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन छोटे बच्चे होते हैं बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, सो देयर इज अ लिमिट कि बच्चा कितने क्वेश्चंस पूछता है. बट इफ अ चाइल्ड इज वेरी क्यूरियस, so the child has the aptitude to do something in life. This is about a renowned scientist Richard Ebright आप बोल सकते हो. He was very intelligent, but he was very curious. He used to live with his mother, and unfortunately he had lost his father. उसके फादर नहीं थे, and he was brought up by his mother only. तो when he was staying with his mother, नॉर्मली उसकी जो मदर थी, शी वुड, जब वो छोटा था तो उसके पास तो कोई फ्रेंड्स वगैरह थे नहीं, सो नॉर्मली शी वुड बी प्लेइंग विद हर, उसके विद हिम, उसको अलग अलग चीज़ें लेकर आना, लाइक टेलीस्कोप है, उसको कभी माउंटेनियरिंग पे लेकर जाना, एंड देन रात को सोते हुए उसको जो है क्यूरियोसिटी बताना, तारों के बारे में बताना. तो शी वुड ट्राई टू अराउज दैट क्यूरियोसिटी. एंड व्हेन he was very fond of collecting butterfly. तो जब वो छोटा था तो he had already completed 25 species of butterflies. और इसीलिए उसकी जो मदर थी, she had even gifted him a book, The Travels of Monarch X. This book was a turning point in his life. और ये आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कि how did the book become a turning point of his life? This can be a 4-marker question from this chapter.
This book had opened the world of science to him. अब ये जो बुक था उसके अंदर जो है एक्सप्लेनेशन था अबाउट टू काइंड्स ऑफ बटरफ्लाईज. द मोनार्क बटरफ्लाई. मोनार्क मतलब हम वैसे तो मोनार्क होता है राजा. एंड ये जो मतलब की बटरफ्लाई है इसकी इक्वालिटी थी कि इट वुड माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका. एंड इस बटरफ्लाईज के बुक के पीछे जो उसका ऑथर था डॉक्टर अर्काट, ही हैड ऑल्सो रिटन एक उनको मतलब चैलेंज दिया था कि आप लोग इन बटरफ्लाईज को पकड़ो एंड देन मतलब जहां से आते हैं उनको देखो वेदर दे बिलोंग टू योर एरिया और दे आर कमिंग फ्रॉम सम अदर एरिया एंड सेंड मी. तो इससे पता लगता है कि बटरफ्लाईज कितना माइग्रेट करते हैं, कितना उड़ सकते हैं. सो नाउ ही हैड दैट. तो वो जो है उसने बटरफ्लाईज कलेक्ट किए. ही ट्राई टू फाइंड आउट द माइग्रेट मतलब कि कितना वो माइग्रेट करते हैं. उसके पास जो बटरफ्लाईज होते थे उनको वो टैग करके उड़ा देता था. दैट वॉज अ टीडियस जॉब बट एट द सेम टाइम ही कंटिन्यूड. नाउ अराउंड हिज 6th स्टैंडर्ड में जब उसने मतलब धीरे धीरे स्कूल के अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू किया इन दी एग्जिबिशंस, इन द कॉम्पिटिशंस, तो पहली बार जब उसने किया तो दैट वाज समथिंग विच वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. जैसे आप लोग करते हो ना गूगल कट एंड पेस्ट. मैम ने क्वेश्चन दिया, पूरा का पूरा गूगल से टप टप करके लिख के दे दिया. तो he also did the same thing. He just presented the tissue of a frog. और जो फ्रॉग टिश्यू को पढ़ना होता है दैट्स अ पार्ट ऑफ अवर करिकुलम. वो कोई नई चीज नहीं है. तो ही डिड नॉट विन एनीथिंग, लेकिन उसने एक नई चीज सीखी. ही लर्न समथिंग न्यू. एंड वो लर्निंग ये था कि जिन लोगों ने जीता था ना, दे हैड नॉट कट एंड कॉपी बट दे हैड एक्चुअली एक्सपेरिमेंटेड. तो उसने अब जो है सोच लिया कि मैं भी एक्सपेरिमेंट करूंगा इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटिंग द एग्जिस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स. एंड दस उसने जो है उन बटरफ्लाईज को लेकर अपने ही नीचे बेसमेंट में जो है उनको ग्रो करने का जो है एक मतलब ही स्टार्टेड. एंड ही फाउंड दैट द मोनार्क बटरफ्लाईज जो होती हैं दे हैव मतलब उसमें गोल्ड स्पॉट्स होते हैं 8. He did not understand कि what are those gold spots. कुछ साइंटिस्ट का मानना था वो गोल्ड स्पॉट जो हैं दे आर ओनली ऑर्नामेंटल मतलब वो दिखाने के लिए है. लेकिन डॉक्टर अर्कट और इनका मानना था कि दैट इज समथिंग डिफरेंट. ही व्हेन ही वाज इन 8th स्टैंडर्ड उसने अपने फेयर में जो है एक ऐसा मतलब कि एक्सपेरिमेंट किया दैट अ डिजीज विच इज कॉज्ड बाय अ वायरस killed most of the monarch caterpillars. और ये जो डिजीज है शायद कोई जो बीटल है जो कीड़ा दैट इज अ कैरियर. तो उसने जो है बटरफ्लाईज को मतलब कैटरपिलर्स को बीटल्स के साथ रखना शुरू कर दिया. इवन दो उसको कुछ रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन काउंटी फेयर में उसको, काउंटी का मतलब होता है रीजनल एरिया, वहां उसको जो है ही गॉट द प्राइज. नाउ एज आई सेड उसका नेक्स्ट थियोरी था अबाउट द ऑर्नामेंट्स. दैट इज उसने जो है उन ऑर्नामेंटल से टिश्यूज निकाले, उनके हार्मोन से उसने ग्रो करने की कोशिश की. दैट इज द 12 टाइनी गोल्डन प्यूपास जो स्पॉट्स थे. और दिस प्रोजेक्ट जिसमें उसने ये पता किया कि दीज आर नॉट ऑर्नामेंटल बट दे आर द हार्मोन सिक्रेटिंग जोन्स, उसको फर्स्ट प्राइज मिला. एंड ही गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन द आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एंटमोलॉजी मतलब इंसेक्ट्स की जो डिपार्टमेंट होता है वहां. नाउ व्हेन ही वाज इन से 11th स्टैंडर्ड हम कह सकते हैं जूनियर इन हाई स्कूल, उसने इसी पर यही जो प्यूपा पे जो उसने वो देखा था उसका केमिकल स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने की कोशिश की. उसने उनकी फोटोज ले रखी थी, एक्सरेज ले रखे थे. एंड
he tried to find out how the cell could read the blueprint of DNA. And अगर हम DNA को पता करते हैं ना बेटा, तो कैंसर, देन मेनी हेरिडिटरी डिजीजेस जो कि प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में होता है, वी कैन ट्राई टू फाइंड आउट देम. कई बार क्या होता है, इफ यू गो टू अ डॉक्टर, से इफ यू आर गोइंग टू अ डॉक्टर, और डॉक्टर कहता है आपको, मतलब एक इंसान को जो है उसको बीपी है, उसकी मम्मी को नहीं है, पापा को नहीं है, बच्चे को है, तो वाई? हो सकता है दादी को है, दादा को है, बुआ को है, मासी को है. तो जो हमारे ब्लड रिलेशंस होते हैं जिनमें आपका ये जीन्स जो है वो आपका स्प्रेड होता है, वहां पर हेरिडिटी आपका. एंड टुडे द साइंस इज experimenting on this genetic theory, and this is because scientists like Ebright had brought up. अब उसने अपने फ्रेंड के साथ, जो उसका रूममेट था वोंग, उसके साथ दिन रात बनाता रहा. उसने उनके जो मॉडल्स थे, जो मतलब कि उसको एक्सरे में दिखाई दिया था, उसके प्लास्टिक मॉडल्स बनाए, उसने मॉलिक्यूल्स का डायग्राम ड्रॉ किया, एंड दिस वे ही एक्चुअली इन्वेंटेड द थ्योरी, सेल थ्योरी को उसने इन्वेंट किया. ये सब कुछ करता था ना, दिस वॉज ऑल हिज हॉबी. दिस वॉज नॉट पार्ट ऑफ हिज एजुकेशन, दिस वॉज ऑल पार्ट ऑफ हिज हॉबी, जो वो अपने आप करता रहता था. प्लस ही वॉज ऑल्सो एनरोल्ड इन हार्वर्ड, जहां उसने ग्रेजुएशन डिग्री की थी. अराउंड 1510 स्टूडेंट्स, वो सेकेंड आया था. एंड ही वॉज द यंगेस्ट पर्सन जिसका एक इन्वेंशन पब्लिश हुआ था. Later he joined the Harvard medical student as a researcher and other experiment करता था. And thus just playing with the butterflies, because he did not have any friends, just catching the butterflies as a part of hobby, उसके लिए उसकी लाइफ का एक गेम चेंजर हो गया, because he became a scientist. वो साइंटिस्ट बनना है ये सोचकर उसने पढ़ाई नहीं की थी. He became scientist because he had the curiosity to find the answers to the questions. Apart from being a good science student, उसके टीचर्स कहते हैं कि वो डिबेट में, पब्लिक स्पीकिंग में, फोटोग्राफी में, देन पानी में जो कैनोइंग होता है उसमें, he was very good. हाँ, उसकी फोटोग्राफी मेनली इट वॉज टूवर्ड्स हिज ओन इंटरेस्ट एरिया, लेकिन ही वॉज अ वेरी गुड फोटोग्राफर. उसके जो टीचर्स है वो कहते हैं कि ही इज वेरी कॉम्पिटिटिव. ही डजंट compete because he want to win a prize. He competes because he want to do his best. तो जो मैसेज इस चैप्टर का आता है वो ये है कि इफ यू आर परसेवरेंट, परसेवरेंट का मतलब होता है बिना रुके अपना जोर लगाते रहना. इफ यू आर डेडिकेटेड, इफ यू हैव द विल पावर, इफ यू हैव क्यूरियोसिटी, these are the ingredients which can make you a good scientist. कई बार क्या होता है बेटा, एज अ क्लास 10 स्टूडेंट आप लोगों के साथ में एक मतलब की प्रॉब्लम आती है कि एवरीवन थिंक्स कि मैम मैं तो साइंस लूंगा. व्हाई यू वांट टू टेक साइंस? बिकॉज मैम कॉमर्स मुझे समझ नहीं आएगा, ह्यूमैनिटीज हमें लेना नहीं चाहिए. बट यू शुड ऑलवेज थिंक, इफ यू वांट टू गो समवेयर, anywhere, I'm not talking about A, B, C, I'm taking, अगर आपको कुछ भी करना हो ना, you should always have a question. What? सबसे पहला क्वेश्चन होता what, when, where. If you know the questions, you will try to find out the answers. And if you try to find out the answers without copying them,
then you can create the history. अब इस चैप्टर में हमारे पास जो कैरेक्टर स्केच आता है, एक आता है एब्राइट का, दूसरा उसकी मदर का, क्योंकि मदर का आता है व्हाट इज द रोल प्लेड बाय मदर, तो दैट इज कहीं ना कहीं हम उनकी मदर के कैरेक्टर को ही डिफाइन कर रहे हैं. तो एब्राइट एक ब्रिलियंट, क्यूरियस, डिबेटिक, डेडिकेटेड, परसेवरेंट, चाइल्ड, ये सारे उनके कैरेक्टर्स हैं. He was brilliant because he scored second position out of 1510 students. He was curious because he always wanted to know the reasons. जैसे उसने बीटल्स को एंड प्यूपा को पकड़ा था, तो he wanted to find out कि why the caterpillars of monarch are dead. देन उसने जो वाइसरॉय एंड मोनार्क के बीच में डिफरेंस देखा था कि मोनार्क डोंट साउंड गुड टू द बर्ड्स, वाइसरॉय को वो खा लेते हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस? ही डिड नॉट लूज हिज हार्ट व्हेन ही हैड failed to compete. He was perseverant. He tried to find out कि क्यों लोग जीतते हैं, and इसीलिए he had won the next year. He left no stone unturned to find out the cause of the DNA, study the cell theory. इसीलिए perseverant. Besides studies, he also participated in debates. He also participated in photography. That was debating, joyous child. Now mother, caring, the mother was very caring. She knew that Ebride did not have any friend, तो वो खुद उसका केयर करती थी. She would go with him, she would get him all the things. Though a single mother, yet she gave all the facilities to Ebride. She was very inspiring because time to time she inspired Ebride to participate. She even got him the book The Travels of Monarch X. देन टीचर्स के अंदर डॉक्टर अर्काट का आपका आ सकता है कि डॉक्टर अर्काट जो है ही वॉज अगेन एन एनकरेजिंग टीचर. जब भी एब्राइड को कोई मतलब की ज़रूरत पड़ती थी, एनी आइडिया, ही वॉज रेडी टू. इन हिज बुक ही हैड एनकरेज द पीपल टू इवन टैग द बटरफ्लाइज. देन उनके बाकी टीचर्स में उनके सोशल साइंस की जो टीचर थे, ही वॉज वेरी एनकरेजिंग. वो उनको एनकरेज करते थे टू पार्टिसिपेट इन वेरियस एक्टिविटीज बिसाइड साइंस. तो ये आपके जो है कुछ उसमें इम्पॉर्टेंट है. थीम आपका है क्यूरियोसिटी. व्हाट आर आपके इसमें एक लास्ट में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ बिकमिंग अ साइंटिस्ट. तो उसके अंदर हम यही चीज़ को लिखते हैं that a person should be perseverant, a person should be dedicated, he or she should be very curious. वो ही आपका उसका आंसर है. उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करना आ सकता है बस. With this, the second book is complete in the sense of revision for your term 2 board exams.